हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए, आज 11वां प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है सभी क्लासों की, तो जाकर चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीजीटी की सभी मैंने एनसीईआरटी की बुक भी करवा रखी है, आप जाके चैनल पर विजिट करें। ठीक है, और जो हमारा हिंदी साहित्य है उसकी थ्योरी क्लास से भी मैंने कंप्लीट आपको दे रखी है भाई करवा के। और जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको करवाने लग रही हूँ। और काफी सारे क्वेश्चनों की जो महा मैराथन है वो भी चैनल पर पड़ी हुई है। यानी आपके पेपर के लिए जितना भी मटेरियल है वो पूरा का पूरा आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो यूजीसी नेट की आपके पास क्लासें आ रही होगी, तो प्लीज आप उनको भी जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपके पेपर के लिए वो भी काफी महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द है, तो इसमें से हमें बताना है योग रूढ़ शब्द होता क्या है। तो कान, घुड़सवार, नाक या पंकज। तो इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। देखो, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, योग रूढ़ बताना है। तो देखो, जो कान और नाक है ये रूढ़ शब्द है, घुड़सवार यौगिक शब्द है, और जो पंकज है ये योग रूढ़ शब्द रहेगा भाई। तो रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से न बने हो या उनके सार्थक खंड न किए जा सके, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, पेड़, घर, नदी आदि भी। ठीक है, यौगिक शब्द किसको कहते हैं, जो शब्दों या अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस में आलय। ठीक है, दोनों क्या है, सार्थक शब्द है, तो ये रूढ़ शब्द, सॉरी ये यौगिक शब्द रहेंगे। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो है पर सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज हो गया। ठीक है, पंख प्लस में जय, यानी पंख का मतलब कीचड़, जैसे जन्म लेने वाला। ठीक है, यानी कमल। तो ये कह रहेगा, योगरूढ़ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है भाई। प्रेमचंद्र और उनका युग, रश्मिमांसा, भाषा और समाज, या आस्था और सौंदर्य। तो प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की पुस्तक है ये। भाषा और समाज ये भी रामविलास शर्मा की पुस्तक है। आस्था और सौंदर्य ये भी रामविलास शर्मा की पुस्तक है। जो रश्मिमांसा है ये रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, बल्कि किसकी पुस्तक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक रहेगी भाई। ठीक है, प्रेमचंद्र और उनके प्रमुख मार्क्सवादी, ठीक है, आलोचक है, यानी प्रगतिवादी आलोचक ये है वे रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विचार और वितर्क किसके निबंधों का संग्रह है। विचार और वितर्क किसके निबंधों का संग्रह है। तो रामचंद्र शुक्ल का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो विचार और वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंधों का संग्रह है। ठीक है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अशोक के फूल, ठीक है, कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार प्रवाह, कुटुज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला क्वेश्चन है, अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो क्या रहेगा, द्रुतगामी, पश्चगामी, उपरीगामी, या ऊर्ध्वगामी। तो अग्रगामी का पर्यायवाची पश्चगामी रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई, त्याग पत्र जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है। तो कौन है, अज्ञे जी है, मोहन राकेश है, प्रेमचंद्र है, या जनेन्द्र जी रहेंगे। जो त्याग पत्र है इस उपन्यास के लेखक भाई जनेन्द्र कुमार जी रहेंगे। और जो जनेन्द्र कुमार है ये
मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है भाई जिनेंद्र जी। ठीक है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। ये जिनेंद्र जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर या निशाचर। जो निशाचर है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द रहेगा। प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। तो तवृत, ऊठ, आंख या आम। तत्सम शब्द बताना है भाई, तद्भव नहीं, तत्सम शब्द बताना है। तो भाई तवृत जो है ये तत्सम शब्द रहेगा। इसका तद्भव क्या बनेगा? तवृत का क्या होता है? तुरंत। ठीक है, ऊठ क्या है? तद्भव है। आम तद्भव है, आंख तद्भव है। ऊठ का तत्सम क्या बनेगा? उष्ट। आग का क्या बनेगा? अक्षी। और आम, आग अभी सॉरी, आम नहीं है, आग है। आग का बनेगा अग्नि। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? तो किस नाम से प्रकाशित है भाई? चिंतामणि, चिंता सागर, चिंता सागर या सार या चिंता माला। तो भाई जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनका निबंध संग्रह चिंतामणि नाम से 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, देख लेते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। निबंध संग्रह, उनके संपादक और वर्ष हम देख लेते हैं। तो चिंतामणि भाग 1 है। ठीक है, इसके संपादक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी है और 1939 में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 2 है, इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, और 1945 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है, चिंतामणि भाग 3 जो है इसके संपादक रहेंगे नामवर सिंह। ठीक है, 1983 में ये प्रकाशित हुआ था। और चिंतामणि भाग 4 है, इसके संपादक है कुसुम चतुर्वेदी। ठीक है, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द कौन सा है? एक अर्थी शब्द हमें बताना है कौन सा है। तो भाई अक्ष है, अभिमान है, अरुण है या अर्थ है। तो भाई जो अभिमान है ये क्या है? एकार्थी शब्द रहेगा। ठीक है, शेष क्या है? अनेकार्थी शब्द है ये। ठीक है, जो अक्ष है इसका अर्थ खेलने का पासा भी होता है, अक्ष का धुरी भी होती है, रथ भी होता है, पहिया भी होता है, आत्मा भी होती है और तो और सर्प भी होता है, ज्ञान आदि ये अक्ष के अनेकार्थी शब्द रहेंगे। जो अरुण है इसके सूर्य, सूर्य का सारथी, लाल रंग एक देवता का नाम भी। जो अर्थ है, ठीक है, इसका अनेकार्थी शब्द मतलब, धन, काम, हेतु, इंद्रियों के विषय आदि होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा? जो अनेकार्थी शब्द बताना है। पहले एकार्थी था, अब अनेकार्थी शब्द बताना है। तो अनुरोध, प्रार्थना, अवस्था या घन। जो घन है ये अनेकार्थी शब्द है। अनुरोध, अवस्था और प्रार्थना ये एकार्थी शब्द रहेगी। ठीक है, मेघ समूह घंटा, लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में समान चौकोर वस्तु, एक सुगंधित घास, अभर्क, कफ इत्यादि घन शब्द के अनेकार्थी है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत रहेगा प्रत्यय के संबंध में? क्रिया धातु के अंत में लगाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जो भाई गलत है वो हमें बताना है प्रत्यय के संबंध में। बिल्कुल सही है, कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और क्रिया के मेल से बने शब्द को तदित प्रत्यय कहते हैं। नहीं भाई। फोर्थ है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो सी क्या है अपना? गलत रहेगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो
उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो उसको भाई गुणवाचक विशेषण कहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? ठीक है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? तो कौन सा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुवीर्य समास। तो यहाँ पे भाई जो बहुवीर्य है ये समास होएगा। ठीक है, पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? जहां पे प्रथम पद प्रधान है वहां पे अविभाव समास, जहां पे द्वितीय पद प्रधान होता है वहां पे तत्पुरुष भाई, द्वितीय पद प्रधान है वहां पे तत्पुरुष समास होएगा। जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे द्वंद्व समास भाई, जहां पे अन्य ही पद प्रधान होता है वहां पे बहुवीर्य समास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसको भाई भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे टहलता है वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्या भी राम धीरे धीरे टहलता, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है राम धीरे धीरे या टहलता है। तो भाई राम धीरे धीरे टहलता में, ठीक है, जो धीरे धीरे है ये क्रिया विशेषण रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वह वाक्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पदबंध वाक्य, शब्द या पद? तो भाई वो पदबंध कहलाता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम क्या है कैसा वाक्य है? तो कैसा वाक्य भी तुम्हारा नाम क्या है? तो कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? तो भाई तुम्हारा नाम क्या है इसमें प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। तो क्या नहीं आता वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत? क्रिया, कर्ता का विस्तार, कर्म या कर्ता। तो वाक्य संश्लेषण में, ठीक है, उद्देश्य के अंतर्गत जो कर्म है ये नहीं आता, बल्कि कर्म विधेय के अंतर्गत आता है। किसके? उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता, विधेय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। आगे है, किसमें यण संधि है? तो यण संधि हमें बताना किसमें है। नयन में है, यद्यपि पे है, विद्यालय में है या पवन में है? जो यण संधि है ये यद्यपि में रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और यद्यपि का संधि विच्छेद क्या रहेगा? यदि प्लस में अपि। ठीक है, यहाँ पे ई और ए का विलय हुआ तो ये हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो भाई जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक भाई। और भाई जो मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियो डाली है प्लीज आप उनको भी जाके जरूर से जरूर देखें। ठीक है, एक एक शॉर्ट में आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण शॉर्ट मैंने आपके लिए डाल रखी है। ठीक है, उसमें हिंदी व्याकरण भी काफी अच्छी प्रकार से करवा रखा शॉर्ट के जरिए, तो प्लीज आप उनको भी जरूर देखें। आगे, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है।
तो जो पद अर्थ संकेतिक करता है, ठीक है। वाक्य के शब्दों में विभक्तियां लगती है तब पद बनते हैं, ठीक है भाई। नहीं है वो बताना है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते, बिल्कुल कहलाते हैं। पद निरर्थक हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो भाई गलत क्या है पद के संदर्भ में? डी आंसर अपना गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य हमें बताना कौन सा है। हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाया और मेरी भूख मिट गई। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है डी भाई। तो डी बिल्कुल सही रहेगा। हमने खाना नहीं खाया, ये क्या है? एक सरल वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह मिश्रित वाक्य रहेगा। बिजली चमकती है, ये क्या है? ये सरल वाक्य रहेगा। और डी क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 5, 6, 3, 4। तो स्वर संधि के भाई 5 भेद होते हैं। ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि भाई, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, क्या भाई? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है या किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जैसे प्रहार, ठीक है, तो प्र क्या है? ये उपसर्ग है भाई। विहार, विहार में वे उपसर्ग रहेगा। आहार में आ उपसर्ग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना या गिरना। तो जो सुनाना है ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया कहते किसको है? ऐसी क्रिया जो कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से संपन्न कराता है, ठीक है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया हम कहेंगे। आगे है क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो भाई उसको हम सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। और भाई रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? तो वाक्य रचना का सही क्रम बताना है, क्या है? तो क्रिया कर्ता क्रम, क्रम कर्ता क्रिया या कर्ता क्रिया क्रम या कर्ता क्रम क्रिया। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पहले कर्ता आएगा, फिर क्रम आएगा, फिर क्रिया आएगा। वाक्य रचना का सही क्रम रहेगा भाई। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन तो कर्ता हो गया, उसने कर्म पुस्तक और क्रिया पढ़ता है। आगे है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जो मनोयोग है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस में योग, मन प्लस में योग, मन प्लस में आयोग या मनो प्लस में योग। तो मन प्लस में योग मनोयोग का संधि विच्छेद रहेगा और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है भाई। आगे है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह कौन सा समास होता है? ठीक है, जिस कर्मधारय का पूछा है पूर्व पद क्या है? संख्या बोधक हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा? अविभाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। तो वहां पे भाई द्विगु समास रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और द्विगु समास के उदाहरण में जैसे त्रिभुवन, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेद, पंचवटी, सतसई, चौराहा इत्यादि आएंगे। अगला क्वेश्चन, रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के अनुसार वाक्य 3 के होते हैं, 4 के, 5 के या 6 के। तो रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? तो किसका? काफी महत्वपूर्ण है भाई। वर्ड्सवर्थ का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, शैली का है या कोलरिज का है। तो कविता प्रबल अनुभूति का सहज उद्रेक है,
यह विचार वर्थ है। इनकी काफी महत्वपूर्ण कृति है लिरिक बैलेट्स, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आगे क्वेश्चन है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है वो हमें बताना है महाकाव्य के संदर्भ में। तो 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। देखते हैं भैया आगे, सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो गलत क्या रहेगा? पहला ही ऑप्शन गलत है। 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए महाकाव्य, ये क्या है? गलत है। ये कथन बिल्कुल गलत रहेगा। महाकाव्य के प्रमुख लक्षण मैं आपको बता देती हूँ। यह कम से कम, जो महाकाव्य है ये कम से कम 8 सर्ग में संगठित होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 8 सर्ग में संगठित होना चाहिए। ठीक है, और सभी ये सही रहेंगे। आगे है, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कौन सी है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति, व्यंजना, अभिधा, अलंकार या लक्षणा? तो शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति रहेगी। भाई बी आंसर सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जो वीर रस है इसका स्थायी भाव क्या रहेगा? उत्साह, भय, विस्मय या क्रोध? तो जो वीर रस है इसका स्थायी भाव उत्साह रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। और वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? जो प्रबंध काव्य है इसमें जो संगठन है ये किसके द्वारा किया जाता है? देश काल, चरित्र, कथोपकथन या कथानक? तो प्रबंध काव्य में संगठन जो है कथानक के द्वारा किया जाता है। भी डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत, ठीक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आगे है, उपन्यास का तत्व नहीं है। जो उपन्यास है इसका तत्व नहीं है। तो क्या नहीं है? चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंगमंच या कथा वस्तु? जो रंगमंच है उपन्यास का तत्व नहीं है। रंगमंच किसका है भाई तत्व? तो ये नाटक का रहेगा। आगे है, काफी महत्वपूर्ण सूत्र है भाई, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगार्ध, रस निष्पत्ति, सूत्र किसका है? तो ये किसका रहेगा? भरत मुनि का, भामा का, जगन्नाथ का या मोहम्मद का? तो ये सूत्र हुई भरत मुनि का रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। जो भरत मुनि जी हैं इनकी रचना है नाट्य शास्त्र। ठीक है, और जो नाट्य शास्त्र है इसमें 36 अध्याय हैं। और नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, जो भरत मुनि जी हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र में 10 गुण और 10 दोष माने हैं और 4 अलंकारों की इन्होंने मीमांसा की है। भरत मुनि जी नाट्य शास्त्र में, और वे अलंकार कौन कौन से? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। आगे है, भरत मुनि ने नाटकों में कितने रस माने हैं? तो 10, 11, 9 या 8? जो भरत मुनि जी इन्होंने नाटक में 8 रस माने हैं। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल भाव की संख्या 49 मानी है, ये भी ध्यान रखना है। जो भरत मुनि जी हैं इनकी रचना है नाट्य शास्त्र, और इसमें जो कुल भाव है इनकी संख्या इन्होंने 49 मानी है। इसमें से 8 तो सताई भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव भी इन्होंने माने हैं। ठीक है, और इन्हीं 8 सताई भाव के आधार पर रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है भाई? भामा ने दी है, विश्वनाथ ने दी है, मम्मट ने दी है, भरत मुनि ने जी दी है भाई। तो शब्दार्थो साहित्य काव्यम, काव्य की परिभाषा ये भामा जी ने दी है। ये आंसर पर बिल्कुल सही रहेगा। और जो भामा जी है इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा? तो कौन सा है संचारी भाव? सवर्भंग, गलानी, सवेद या स्तम? तो भाई जो संचारी भाव है वो गलानी रहेगा।
तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्य यह मत किसका है? तो किसका है वाक्य रसात्मक काव्य? मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या भामा? तो वाक्य रसात्मक काव्य यह मत आचार्य विश्वनाथ जी का रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। और जो विश्व साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की विश्वनाथ जी ने रचना की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? तो कौन सा है? लज्जा है, हर्ष है, विषाद है या रोमांच है? तो भाई रोमांच क्या है? सात्विक भाव है भाई। ठीक है, सात्विक अनुभाव है। रोमांच जो भाव के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आगे आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति, यह कथन किसका है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा, पंत का है, महादेव वर्मा का है या जयशंकर प्रसाद का है? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद का रहेगा। डी आंसर सही है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है, क्रोध है, रति है या निर्वेद है? जो करुण रस है इसका स्थायी भाव शोक रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्रोध रौद्र रस का है स्थायी भाव, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है और निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव रहेगा। आगे है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन से हैं? तो कौन से है? गुणी, शुद्धा, शुद्धा, रूढ़ा, शाब्दी, आरती, गुणी, रुद्धा। तो भाई गुणी और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद है। आगे है, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? जो सात्विक अनुभाव है कितने प्रकार के होते हैं? 12, 8, 6 या 10? तो जो सात्विक अनुभव है ये 8 प्रकार के होते हैं। और जो भरत मुनि जी और नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी? 49 मानी है। मैंने अभी आपको बताया इसमें से जो 8 क्या सताई भाव माने हैं, 8 सात्विक अनुभव माने हैं, 33 संचारी भाव माने हैं, 8 सात्विक अनुभव माने हैं। जो देखते हैं कौन कौन से 8 ये सात्विक अनुभव। तो स्तंभ, सवेद, सबरभंग, वेप्थु या कंपन भय, विवर्ण, विवर्ण होता रंग उड़ जाना, अश्रुपात, ठीक है, रोमांच और प्रलय। ये 8 क्या है? सात्विक अनुभाव है। अगला क्वेश्चन है, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? तो काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है ये बताना है। शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व या भाव तत्व? तो काव्य का अनिवार्य तत्व अलंकार तत्व नहीं है। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे है? तो रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध किससे रहेगा? शंकुक से, भट्ट से, अभिनव गुप्त से या भट्ट नायक से? तो रस निष्पत्ति में उत्पत्तिवाद का संबंध भट्ट से रहेगा। जो रस उत्तर है मैंने अभी आपसे पीछे बताया था भरत मुनि जी का। ठीक है, तो रस उत्तर के व्याख्याता एवं उनसे संबंधित प्रमुख वाद हम देख लेते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं भाई। तो आचार्य, ठीक है, उनका सिद्धांतवाद, सिद्धांत और वाद उनका दार्शनिक। जो भट्ट लोलट जी हैं, ठीक है, इन्होंने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है, सिद्धांत इनका है। और दर्शन इनका कौन सा था? तो मीमांसा दर्शन था। ठीक है, जो शंकुक है इनके सिद्धांत का क्या नाम है? इनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। इनका दर्शन कौन सा था शंकुक का? तो न्याय दर्शन भाई। फिर है भट्टनायक। भट्टनायक जो है इनके सिद्धांत का नाम है भुक्ति या भोगवाद। इनका दर्शन कौन सा था? इनका दर्शन था साक्ष्य दर्शन। अभिनव गुप्त जो है इनके दर्शन का इनके सिद्धांत का नाम क्या था? इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, दर्शन कौन सा था इनका? तो इनका दर्शन था शैव दर्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? तो मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? तो कंता,
के समान उपदेश, कांता के समान उपदेश, या अमंगल का नाश, या लोकातीत आनंद। तो भाई कांता के समान उपदेश, ठीक है, ये मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। आगे है रस रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है। ठीक है, रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे, अभी मैंने ऊपर बताया है। तो अभिनव गुप्त से है, भट्टनायक से, शंकुक से है, लोलट से है। तो भाई रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध भट्टनायक से रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। जो अभिनव गुप्त हैं इनके सिद्धांत का क्या नाम मैंने अभी बताया, अभिव्यक्तिवाद। शंकुक जो है इनके अनुमतिवाद, और भट्ट लोलट के उत्पत्ति या आरोपवाद। भाई आगे है उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार रहता है, वक्रोक्ति होता है, उत्प्रेक्षा होता है, उपमा होता है, रूपक होता है। तो उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर वही रूपक अलंकार रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उपमा अलंकार दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उत्प्रेक्षा उपमेय में कल्पित उपमा की संभावना को उत्प्रेक्षा कहेंगे। वक्रोक्ति किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा सलेस अथवा काकू उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना वक्रोक्ति कहलाएगा। आगे है ओज गुण का संबंध किस रस से है। तो किस रस से रहेगा ओज का संबंध, रौद्र, श्रृंगार, शांत या करुण। तो भाई ओज गुण का संबंध रौद्र रस से रहेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है। तो व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों में कौन सा दोष माना जाता है। तो भाई कौन सा माना जाता है। तो ये च्युत संस्कृति, क्लिष्टता, श्रुति कटुतो या सत्व। तो भाई च्युत संस्कृति माना जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है अर्थ दोष के अंतर्गत। तो भाई अर्थ न्यून पदत्व, अप्रत्युत्व या अधिक पदत्व। तो भाई कौन सा आएगा, तो कष्टार्थ आएगा अर्थ दोष के अंतर्गत में। शेष जो है ये शब्द दोष है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है। तो अरिल, रोला, शालिनी या गीतिका। जो भाई शालिनी है ये छंद वर्णिक छंद है। जो अरिल, रोला और गीतिका है ये मात्रिक छंद है। आगे से कौन सा अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो कौन सा उपेंद्र वर्जा, दोहा, इंद्र वर्जा या हरि गीतिका। जो दोहा है ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। दोहा के प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं, चतुर्थ और द्वितीय में 11-11 मात्राएं होती है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि जी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 10, 8, 5, 3। तो भाई 10 मानी है। भरत मुनि जी का जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें भी इन्होंने गुणों की संख्या 10 मानी है। और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। काफी बारी पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं आपसे रिपीट करती रहती हूँ। और इसमें 10 काव्य गुण है, 10 काव्य दोष है, 4 अलंकार इन्होंने माने हैं, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ठीक है, इसमें भाव की संख्या 49 मानी गई है। रस क्या है, रस की संख्या 8 मानी गई है। अगला है को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में क्या है, शाब्दी व्यंजना है, आरती व्यंजना, अभिधा है या लक्षणा है। तो इसमें शाब्दी व्यंजना रहेगी। ए आंसर बिल्कुल सही है। देख ठीक है, और जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसी के भेद होते हैं शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना। अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है माधुर्य गुण के संबंध में। तो इसमें संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता, बिल्कुल होता है। समास का अभाव होता है। इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है। इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं। तो यही क्या है जो माधुर्य गुण है, इसमें ट वर्ग के व्यंजन नहीं होते हैं। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार इसमें से कौन सा है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, सलेस है या अनुप्रास है। जो भी उत्प्रेक्षा है ये अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा। यमक, अनुप्रास और सलेस ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आएंगे।
तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।